गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आपकी सेवा में इस चैनल से एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ाया जाता है। इसमें स्टैंडर्ड 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 12 तक का एनसीईआरटी का हिस्ट्री एक ही चैनल पे अवेलेबल कराने का प्रयास हो रहा है, जिसके अंतर्गत आपको स्टैंडर्ड 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट हो चुका है और स्टैंडर्ड 11th अभी चल रहा है। इसके बाद स्टैंडर्ड 12 भी इसी चैनल पे पढ़ा दिया जाएगा। So that when you will complete your academic exam, then you will have to inspire for competitive exams. competitive exams की जब आप तैयारी करोगे तो आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको ध्यान में रख करके एक ही चैनल पे एक ही जगह स्टैंडर्ड 6 से स्टैंडर्ड 12 तक का एनसीईआरटी हिस्ट्री अवेलेबल हो, इसके लिए ये प्रयास मेरा है। तो आज ये स्टैंडर्ड 11th का ये चैप्टर है, इसको हम लोग देखते हैं। यायावर साम्राज्य का ये आगे वाला वीडियो। इसके पहले एक वीडियो मैंने कल बनाया था, ये दूसरा वीडियो है इसी चैप्टर पे। इसमें हम लोग देखेंगे चंगेज खान का जीवन वृत्त। चंगेज खान, कल हम लोग यायावर साम्राज्य अर्थात मंगोलों का साम्राज्य के विषय में अध्ययन कर रहे थे। उसी कड़ी में आज हम लोग चंगेज खान का जीवन वृत्त देखेंगे। तो चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट हुआ। कौन नदी? ओनोन नदी। और ये आधुनिक मंगोलिया में ओनोन नदी है। जन्म हुआ था 1162 ईस्वी में चंगेज खान का। उसका प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। उसके पिता का नाम येसुजेई था, जो कियात कबीले का मुखिया था। यह एक परिवारों का समूह था और बोरजिगिद कुल से संबंधित था। उसके पिता की अल्पायु में ही मृत्यु कर दी गई थी और उसकी माता ओलुन इके ने तेमुजिन और उसके सगे तथा सौतेले भाइयों का लालन पालन बड़ी कठिनाई से किया था। 1170 का दशक विपर्यायों से भरा था। तेमुजिन का अपहरण कर उसे दास बना लिया गया और उसकी पत्नी बोर्टे का भी विवाह के उपरांत अपहरण कर लिया गया और अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए उसे लड़ाई लड़नी पड़ी। विपत्ति के इन वर्षों में भी वह अनेक मित्र बनाने में कामयाब रहा। नवयुवक बोधुर्चु उसका प्रथम मित्र था और सदैव एक विश्वस्त साथी के रूप में उसके साथ रहा। उसका सगा भाई आंडा जमुका भी उसका एक और विश्वसनीय मित्र था। तैमुजिन ने कैराइट लोगों के शासक व अपने पिता के वृद्ध सगे भाई तुगरिल उर्फ ओंग खान के साथ पुराने रिश्तों की पुनर्स्थापना की। यद्यपि जमुका उसका पुराना मित्र था, बाद में वह उसका शत्रु बन गया। 1180 और 1190 के दशकों में तेमुजिन ओंग खान का मित्र रहा और उसने इस मित्रता का इस्तेमाल जमुका जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों को परास्त करने के लिए किया। जमुका को पराजित करने के बाद तेमुजिन में काफी आत्मविश्वास आ गया और अब वह अन्य कबीलों के विरुद्ध युद्ध के लिए निकल पड़ा। इनमें से उसके पिता के हत्यारे शक्तिशाली तातार कैराइट और खुद ओंग खान, जिसके विरुद्ध उसने 1203 में युद्ध छेड़ा। 1206 में शक्तिशाली जमुका और नेमन लोगों को निर्णायक रूप से पराजित करने के बाद तेमुजिन स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरा। उसकी इस प्रतिष्ठा को मंगोल कबीले के सरदारों की एक सभा कुरिलताई में मान्यता मिली और उसे चंगेज खान, समुद्री खान या सार्वभौम शासक की उपाधि के साथ मंगोलों का महानायक क्वेनग्रेड खान घोषित किया गया। 1206 ईस्वी में कुरिलताई से मान्यता मिलने से पूर्व अंग्रेज खान चंगेज खान ने मंगोल लोगों को एक सशक्त अनुशासित सैन्य शक्ति के रूप में पुनर्गठित कर लिया था, जिससे उसके भविष्य में किए गए सैन्य अभियानों की सफलता एक प्रकार से तय हो गई।
उसकी पहली मंशा चीन पर विजय प्राप्त करने की थी, जो उस समय 3 राज्यों में विभक्त था। वे थे उत्तर पश्चिमी प्रांतों के तिब्बती मूल के सी सिया लोग, जरचेन लोगों के चिन राजवंश जो पेकिंग से उत्तरी चीन क्षेत्र का शासन चला रहे थे, शुंग राजवंश जिनके आधिपत्य में दक्षिणी चीन का 1209 में सी सिया लोग परास्त हो गए। 1213 में ईस्वी में चीन की महान दीवार का अतिक्रमण हो गया। 1215 ईस्वी में पेकिंग नगर को लूटा गया। चिन वंश के विरुद्ध 1234 तक लंबी लड़ाइयाँ चली, पर चंगेज खान अपने अभियानों की प्रगति से खूब संतुष्ट था और इसलिए उस क्षेत्र के सैनिक मामले अपने अधीनस्थों की देखरेख में छोड़कर 1216 में मंगोलिया स्थित अपनी मातृभूमि में लौट आया। 1218 ईस्वी में कराखिता की पराजय के बाद जो चीन के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित तिएन शान की पहाड़ियों को नियंत्रित करती थी, मंगोलों का साम्राज्य अमू दरिया, तुरान और ख्वारज़म राज्यों तक विस्तृत हो गया। ख्वारज़म का सुल्तान मोहम्मद चंगेज खान के प्रचंड कोप का भाजक बना जब उसने मंगोल दूतों का वध कर दिया। 1219 और 1221 ईस्वी तक के अभियानों में बड़े नगरों उट्राड़, बुखारा, समरकंद, बल्ख, गुरगंज, मर्व, निशापुर और हेरात ने मंगोल सेनाओं के सम्मुख समर्पण कर दिया। जिन नगरों ने प्रतिरोध किया उनका विध्वंस कर दिया गया। निशापुर में घेरा डालने के दौरान जब एक मंगोल राजकुमार की हत्या कर दी गई तो चंगेज खान ने आदेश दिया कि नगर को इस तरह विध्वंस किया जाए कि संपूर्ण नगर में हल चलाया जा सके। अपने प्रतिशोध को उग्र रूप देने के लिए ऐसा संहार किया जाए कि नगर के समस्त बिल्ली और कुत्तों को भी जीवित रहने न दिया जाए। मंगोल सेनाएं सुल्तान मोहम्मद का पीछा करते हुए अजरबैजान तक चली आईं और क्रीमिया में रूसी सेनाओं को हराने के साथ साथ उन्होंने कैस्पियन सागर को घेर लिया। सेना की दूसरी टुकड़ी ने सुल्तान के पुत्र जलालुद्दीन का अफगानिस्तान और सिंध प्रदेश तक पीछा किया। सिंधु नदी के तट पर चंगेज खान ने उत्तरी भारत और असम मार्ग से मंगोलिया वापस लौटने का विचार किया, परंतु असह्य गर्मी, प्राकृतिक आवास की कठिनाइयों तथा उसके शमन निमित्तज्ञ द्वारा दिए गए अशुभ संकेतों के आभास ने उसे अपने विचारों को बदलने के लिए बाध्य किया। अपने जीवन का अधिकांश भाग युद्धों में व्यतीत करने के बाद 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हो गई। उसकी सैनिक उपलब्धियां विस्मित कर देने वाली थीं। यह बहुत हद तक स्टेपी क्षेत्र की युद्ध शैली के बहुत से आयामों को आवश्यकतानुसार परिवर्तन और सुधार करके उसको प्रभावशाली रणनीति में बदल पाने का परिणाम था। मंगोलों और तुर्कों के घुड़सवारी कौशल ने उसकी सेना को गति प्रदान की थी। घोड़े पर सवार होकर उनकी तीरंदाजी का कौशल अद्भुत था, जिसे उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जंगलों में पशुओं का आखेट करते समय प्राप्त किया था। उनके इस घुड़सवारी तीरंदाजी के अनुभव ने उनकी सैनिक गति को बहुत तेज कर दिया। स्टेपी प्रदेश के घुड़सवार सदैव फुर्तीले और बड़ी तेज गति से यात्रा करते थे। अब उन्हें अपने आसपास के भूभागों और मौसम की जानकारी हो गई, जिसने उन्हें अकल्पनीय कार्य करने की क्षमता प्रदान की। उन्होंने घोर शीत ऋतु में युद्ध अभियान प्रारंभ किए तथा उनके नगरों और शिविरों में प्रवेश करने के लिए बर्फ से जमी हुई नदियों का
राजमार्गों की तरह प्रयोग किया। यायावर लोग अपनी परंपराओं के अनुसार प्राचीरों के आरक्षित शिविरों में पैठ बनाने में सक्षम नहीं थे, पर चंगेज खान ने घेराबंदी यंत्र और नेफ्था बमबारी के महत्व को शीघ्र जाना। उसके इंजीनियरों ने उसके शत्रुओं के विरुद्ध अभियानों में इस्तेमाल के लिए हल्के चल उपस्कर लाइट पोर्टेबल इक्विपमेंट का निर्माण किया, जिसके युद्ध में घातक प्रभाव होते थे। अभी इस कुछ डेट्स हैं यहाँ पर, इम्पोर्टेंट डेट्स, उनको हम लोग देख लेते हैं। लगभग 1167 में तेमुजिन का जन्म हुआ। 1160 और 70 के दशक में दासता और संघर्ष के वर्ष हुए। 1180 और 90 के दशक संधि संबंधों का काल रहा। 1203 से 27 विस्तार और विजय। तेमुजिन को चंगेज खान यानी मंगोलों का सार्वभौम शासक घोषित किया गया 1206 ईस्वी में। 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हो गई। 1227 से 41 में चंगेज खान के पुत्र ओगोदेई का शासनकाल रहा। 1227 से 60 तक 3 महान खानों का शासन और मंगोल एकता की स्थापना। 1236 से 42 बाटू के अधीन रूस, हंगरी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया पर आक्रमण। बाटू चंगेज खान के सबसे बड़े पुत्र जोची का पुत्र था। 1246 से 49 ओगोदेई के पुत्र गुयूक का काल। 1251 से 60 मोंके चंगेज खान के पौत्र और तुलु के पुत्र का काल। 1253 से 55 मोंके के अधीन ईरान और चीन में पुनः आक्रमण। 1257 से 67 बाटू के पुत्र बरके का राज्यकाल। सुनहरा गिरोह का नेस्टोरियन ईसाई धर्म से इस्लाम धर्म की ओर पुनः प्रवृत्त होना। 1350 के दशक में उनका इस्लाम में निश्चयात्मक रूप से धर्मांतरण हुआ। इल खान के विरुद्ध गोल्डन होर्ड और मिस्र देश की मैत्री का प्रारंभ हुआ। इस प्रकार से ये यायावर साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जिनका हम लोगों ने अभी अध्ययन किया। यायावर साम्राज्य मतलब मंगोलों का दुनिया पर राज्य, यही यायावर साम्राज्य है। वो पशु चराने वाले लोग थे, वो घुमक्कड़ जिंदगी जीते थे। उसका सबसे बड़ा नेता चंगेज खान हुआ, उसके पोते भी महान हुए। 1258 में बगदाद पर अधिकार और अब्बासी खिलाफत का अंत। मोंके के छोटे भाई हुलेगू के अधीन ईरान में इल खानी राज्य की स्थापना। योचिद और इल खान के मध्य संघर्ष का प्रारंभ। 1260 पेकिंग में महान खान के रूप में कुबलई खान का राज्यारोहण। चंगेज खान के उत्तराधिकारियों में संघर्ष। मुगल राज्य अनेक स्वतंत्र भागों में अनेक वंशों में विभक्त। तोलुई, चगताई और जोची ओगोदोई का वंश पराजित हो गया और तोलुईद में मिल गए। तोलुईद चीन का युआन वंश और ईरान का इल खानी राज्य था। चगताई उत्तरी तुरान के स्टेपी क्षेत्र और तुर्किस्तान में। रूसी स्टेपी क्षेत्र में जोचिद वंश थे। उन्हें पर्यवेक्षक गोल्डन होर्ड के नाम से वर्णन करते थे। 1295 से 1304 में ईरान में इल खानी शासक गजन खान का शासनकाल। उसके बौद्ध धर्म से इस्लाम में धर्मांतरण के बाद धीरे धीरे अन्य इल खानी सरदारों का भी धर्मांतरण होने लगा। 1368 में चीन में युआन राजवंश का अंत हो गया। 1370 से 1405 तैमूर का शासन बरलास तुर्क होते हुए उसने चगताई वंश के आधार पर अपने को चंगेज खान का वंशज बताया। उसने स्टेपी साम्राज्य की स्थापना की। टोलू राज्य, चगताई और जोची राज्यों के कुछ हिस्सों चीन को छोड़कर को सम्मिलित करते हुए उसने स्टेपी क्षेत्र में एक साम्राज्य का गठन किया। उसने अपने को गुरेगेन शाही दामाद की उपाधि से विभूषित किया और चंगेज खान के कुल की एक राजकुमारी से विवाह किया। 1495 से 1530 जहीरुद्दीन बाबर, जो तैमूर और चंगेज खान का वंशज था, फरगना और समरकंद के तैमूरी क्षेत्र का उत्तराधिकारी बना। वहां से खदेड़ा गया।
काबुल पर कब्जा किया और 1526 में दिल्ली और आगरा पर अधिकार जमाया। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी जहीरुद्दीन बाबर ने, जो तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। 1500 ईस्वी में जोची के कनिष्ठ पुत्र शिवान का वंशज शैबानी खान द्वारा तुरान में शैबानी सत्ता को सुदृढ़ किया और इस क्षेत्र में बाबर और तैमूर के वंशजों को खदेड़ दिया। चीन के मंचुओं ने मंगोलिया पर विजय प्राप्त कर ली। 1921 में मंगोलिया का गणराज्य बना। इस प्रकार से अब हम लोग चंगेज खान के उपरांत मंगोल कैसे हुए उनकी बात करेंगे। चंगेज खान की मृत्यु के पश्चात हम मंगोल साम्राज्य को 2 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। पहला चरण 1236 से 1242 तक था, जिसके दौरान रूस के स्टेपी क्षेत्र बुल्धार, कीव, पोलैंड तथा हंगरी में भारी सफलता प्राप्त की गई। दूसरा चरण 1255 से 1300 तक रहा, जिसमें समस्त चीन, ईरान, इराक और सीरिया पर विजय प्राप्त की गई। इन अभियानों के पश्चात साम्राज्य की परिसीमाओं में स्थिरता आई। सन 1203 के बाद के दशकों में मंगोल सेनाओं को बहुत कम विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, परंतु यह ध्यान देने योग्य है कि सन 1260 के दशक के बाद पश्चिम के सैन्य अभियानों के शुरुआती आवेग को जारी रखना संभव नहीं हो पाया। यद्यपि वियना और उससे परे पश्चिमी यूरोप एवं मिस्र मंगोल सेनाओं के अधिकार में ही रहे, तथापि उनके हंगरी के स्टेपी क्षेत्र से पीछे हट जाने और मिस्र की सेनाओं द्वारा पराजित होने से नवीन राजनीतिक प्रवृत्तियों के उदय होने के संकेत मिले। इस प्रवृत्ति के 2 पहलू थे। पहला, मंगोल परिवार में उत्तराधिकार को लेकर आंतरिक राजनीति थी। जब प्रथम 2 पीढ़ियां जोची और ओगोदेई के उत्तराधिकारी महान खान के राज्य पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एकजुट हो गए, अब उनके लिए यूरोप में अभियान करने की अपेक्षा अपने इन हितों की रक्षा करना अधिक महत्वपूर्ण हो गया। दूसरी स्थिति तब उत्पन्न हुई जब चंगेज खान के वंश की तुलुईद शाखा के उत्तराधिकारियों ने जोची और ओगोदेई वंशों को कमजोर कर दिया। मोंके, जो चंगेज खान के सबसे छोटे पुत्र तोलुई का वंशज था, उसके राज्याभिषेक के उपरांत 1250 ईस्वी के दशक में ईरान में शक्तिशाली अभियान किए गए, परंतु 1260 ईस्वी के दशक में तोलुई के वंशजों ने चीन में अपने हितों की वृद्धि की, तो उसी समय सैनिकों और रसद सामग्रियों को मंगोल साम्राज्य के मुख्य भागों की ओर भेज दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप मिस्र की सेना का सामना करने के लिए मंगोलों ने एक छोटी अपर्याप्त सेना भेजी। मंगोलों की पराजय और तोलुई परिवार की चीन के प्रति निरंतर बढ़ती हुई रुचि से उनका पश्चिम की ओर विस्तार रुक गया। इसी दौरान रूस और चीन की सीमा पर जोची और तोलुई वंशजों के अंदरूनी झगड़ों ने जोची वंशजों का ध्यान उनके संभावित यूरोपीय अभियानों से हटा दिया। पश्चिम में मंगोलों का विस्तार रुक जाने से चीन में उनके अभियान शिथिल नहीं हुए, वस्तुतः उन्होंने चीन को एकीकृत किया। ये विरोधाभास है कि सबसे बड़ी सफलताओं को प्राप्त करने के समय ही शासक परिवार के सदस्यों के मध्य आंतरिक विक्षोभ दिखाई देने लगे। इस अध्याय के अगले अनुभाग में उन कारकों की चर्चा की जाएगी जिनके चलते मंगोलों को महान राजनीतिक सफलताएं प्राप्त हुई, परंतु उन्हीं वजहों से उनकी प्रगति में बाधाएं भी आईं। मंगोलों सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक संगठन। अब मंगोलों का सामाजिक, राजनीतिक और सैनिक संगठन कैसा था, अब हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। मंगोलों और अन्य अनेक यायावर समाजों में प्रत्येक तंदुरुस्त वयस्क सदस्य हथियारबंद होते थे। जब कभी आवश्यकता होती थी तो इन्हीं लोगों से सशस्त्र सेना बनती थी। विभिन्न मंगोल जनजातियों के एकीकरण और उसके पश्चात विभिन्न लोगों के खिलाफ अभियानों से चंगेज खान की सेना में नए सदस्य शामिल हुए। इससे उनकी सेना, जो कि अपेक्षाकृत रूप से छोटी और अविभेदित थी, वह अविश्वसनीय रूप से एक विशाल विषम जातीय संगठन में परिवर्तित हो गई।
इसमें उनकी सत्ता को स्वेच्छा से स्वीकार करने वाले तुर्की मूल के उड़गुड़ समुदाय के लोग सम्मिलित थे। केराइटों जैसे पराजित लोग भी इसमें सम्मिलित थे, जिन्हें अपनी पुरानी शत्रुता के बावजूद महासंघ में शामिल कर लिया गया था। चंगेज खान उन विभिन्न जनजातीय समूहों जो उसके महासंघ के सदस्य थे की पहचान को योजनाबद्ध रूप से मिटाने की को कृत संकल्प था। उसकी सेना स्टेपी क्षेत्रों की पुरानी दशमलव पद्धति के अनुसार गठित की गई, जो 10, 100, 1000 और 10,000 सैनिकों की इकाई में विभाजित थी। पुरानी पद्धति में कुल क्लैन, खानदान, वंश, कबीले, ट्राइब और सैनिक दशमलव इकाइयाँ एक साथ अस्तित्व में थीं। चंगेज खान ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। उसने प्राचीन जनजातीय समूहों को विभाजित कर उनके सदस्यों को नवीन सैनिक इकाइयों में विभक्त कर दिया। उस व्यक्ति को जो अपने अधिकारी से अनुमति लिए बिना बाहर जाने की चेष्टा करता था, उसे कठोर दंड दिया जाता था। सैनिकों की सबसे बड़ी इकाई लगभग 10,000 सैनिकों की थी, जिसमें अनेक कबीलों और कुलों के लोग शामिल होते थे। उसने स्टेपी क्षेत्र की पुरानी सामाजिक व्यवस्था को परिवर्तित किया और विभिन्न वंशों तथा कुलों को एकीकृत कर इसके जनक चंगेज खान ने इन सभी को एक नवीन पहचान प्रदान की। नई सैनिक टुकड़ियों को, जो उसके 4 पुत्रों के अधीन थी और विशेष रूप से चयनित कप्तानों के अधीन कार्य करती थी, नोयान कहा जाता था। इस नई व्यवस्था में उसके अनुयायियों का वह समूह भी शामिल था जिन्होंने बड़ी निष्ठा से कई वर्ष घोर प्रतिकूल व्यवस्था में भी चंगेज खान का साथ दिया था। चंगेज खान ने सार्वजनिक रूप से अनेक ऐसे व्यक्तियों को आंडा कहकर सम्मानित किया था। सगा भाई। ऐसे अन्य और भी कई जो आंडा से निम्न श्रेणी के थे, स्वतंत्र व्यक्ति थे। इनको चंगेज खान ने अपने खास नौकर के पद पर रखा। नौकर का पद इन लोगों को का अपनी स्वामी के साथ गहरा संबंध दर्शाता था। इस तरह से नए वर्गीकरण ने पूर्व से चले आ रहे सरदारों के अधिकारों को सुरक्षित नहीं रखा, जबकि नए तरह से उभरे अभिजात्य वर्ग ने अपनी प्रतिष्ठा मंगोलों के महानायक के साथ अपने करीबी रिश्ते से प्राप्त की। इस नवीन श्रेणी में चंगेज खान ने अपने नव विजित लोगों पर शासन करने का उत्तरदायित्व अपने 4 पुत्रों को सौंप दिया। इससे उलूस का गठन हुआ। उलूस शब्द का मूल अर्थ निश्चित भूभाग नहीं था। चंगेज खान का जीवन काल अभी भी निरंतर विजयों और साम्राज्य को अधिक से अधिक बढ़ाने का युग था, और जिसकी सीमाएं अत्यंत परिवर्तनशील थीं। उसके सबसे ज्येष्ठ पुत्र जोची को रूसी स्टेपी प्रदेश प्राप्त हुआ, परंतु उसकी दुरस्थ सीमा निर्धारित नहीं थी। इसका विस्तार सुदूर पश्चिम तक विस्तृत था, जहाँ तक उसके घोड़े स्वेच्छापूर्वक भ्रमण कर सकते थे। उसके दूसरे पुत्र चगताई को तुरान का स्टेपी क्षेत्र तथा पामीर के पहाड़ का उत्तरी क्षेत्र भी मिला, जो उसके भाई के प्रदेश में लगा हुआ था। संभवतः वह जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ता गया होगा, वैसे वैसे अधिकार क्षेत्र भी परिवर्तित होता गया होगा। चंगेज खान ने संकेत किया था कि उसका तीसरा पुत्र ओगोदेई उसका उत्तराधिकारी होगा और उसे महान खान की उपाधि दी जाएगी। इस राजकुमार ने अपने राज्याभिषेक के बाद अपनी राजधानी काराकोरम में प्रतिष्ठित की। उसके सबसे छोटे पुत्र तोलोए ने अपनी पैतृक भूमि मंगोलिया को प्राप्त किया। चंगेज खान का यह विचार था कि उसके पुत्र परस्पर मिलजुल कर साम्राज्य का शासन करेंगे, और इसे ध्यान में रखते हुए उसने विभिन्न राजकुमारों के लिए अलग अलग सैन्य टुकड़ियाँ तामा
निर्धारित कर दी थी, जो प्रत्येक उलूस में तैनात रहती थी। परिवार के सदस्यों में राज्य की भागीदारी का बोध सरदारों का परिषद क्रिलताई में होता था, जिसमें परिवार या राज्य के भविष्य के निर्णय, अभियानों, लूट के माल का बंटवारा, चारागाह भूमि और उत्तराधिकार आदि के समस्त निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे। चंगेज खान ने पहले से ही एक फुर्तीली हरकारा पद्धति अपना रखी थी, जिससे राज्य के दूर दराज के स्थानों में परस्पर संपर्क रखा जाता था। अपेक्षित दूरी पर निर्मित सैनिक चौकियों में स्वस्थ एवं बलवान घोड़े तथा घुड़सवार संदेशवाहक तैनात रहते थे। इस संचार पद्धति की व्यवस्था करने के लिए मंगोल यायावर अपने पशु समूहों से अपने घोड़े अथवा अन्य पशुओं का 10वां हिस्सा प्रदान करते थे। इसे कुबकुर का कर कहते थे। कुबकुर कर पशु समूहों से अपने घोड़े अथवा अन्य पशुओं का 10वां हिस्सा, कुबकुर कर। इस उगाही को लेवी को यायावर लोग अपनी स्वेच्छा से प्रदान करते थे, जिससे उन्हें अनेक लाभ प्राप्त होते थे। चंगेज खान की मृत्यु के उपरांत इस हरकारी पद्धति में और भी सुधार लाया गया। इस पद्धति की गति तथा विश्वसनीयता यात्रियों को आश्चर्य में डाल देती थी। इससे महान खानों को अपने विस्तृत महाद्वीपीय साम्राज्य के सुदूर स्थानों में होने वाली घटनाओं की निगरानी करने में सहायता मिलती थी। तथापि विजित लोगों को अपने नवीन यायावर शासकों से कोई लगाव नहीं था। 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए युद्धों में अनेक नगर नष्ट कर दिए गए, कृषि भूमि को हानि हुई, व्यापार चौपट हो गया तथा दस्तकारी वस्तुओं की उत्पादन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। सैकड़ों हजारों लोग मारे गए और इससे कहीं अधिक दास बना लिए गए। इसकी वास्तविक संख्या अतिशयोक्तिपूर्ण तथ्यों के जाल में खो गई है। संभ्रांत लोगों से लेकर कृषक वर्ग तक समस्त लोगों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न अस्थिरता से ईरान के शुष्क पठार में भूमिगत नहरों कनात का नियमित रूप से मरम्मत कार्य संभव नहीं हो पाया। नहरों की मरम्मत न होने से मरुस्थल उस ओर फैलने लगा, जिससे बहुत बड़ा पारिस्थितिक विनाश हुआ, जिससे खुरासान के कुछ हिस्से कभी नहीं उबड़ पाए। जब सैन्य अभियानों में विराम आया, तब यूरोप और चीन के भूभाग परस्पर संबद्ध हो गए। मंगोल विजय पैक्स मंगोलिका के बाद उत्पन्न शांति से व्यापारिक संबंध परिपक्व हुए। मंगोलों की देखरेख में रेशम मार्ग का व्यापार और भ्रमण अपने शिखर पर पहुंचा, किंतु पहले की तरह अब व्यापारिक मार्ग चीन में ही खत्म नहीं होते थे। वे उत्तर की ओर मंगोलिया तथा नवीन साम्राज्य के केंद्र काराकोरम की ओर बढ़ गए। मंगोल शासन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए संचार और यात्रियों के लिए सुलभ यात्रा आवश्यक थी। सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों को पास, जिसे फारसी में पैजा और मंगोल भाषा में जेरेज का जारी किए जाते थे। इस सुविधा के लिए व्यापारी बाज नामक कर अदा करते थे, जिसका यह तात्पर्य था कि वे मंगोल शासक की सत्ता स्वीकार करते हैं। यह आपको मंगोल शासन क्षेत्र की स्थिति, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल साम्राज्य, 1259 के पश्चात मंगोल अभियान, रेशम मार्ग की दिशा। ये रेशम मार्ग आपको एरो से दिखाया जा रहा है। तेरहवीं शताब्दी ईस्वी में मंगोल साम्राज्य में यायावरों और स्थानबद्ध समुदायों में विरोध कम होते गए। उदाहरणार्थ 1230 के दशक में जब मंगोलों ने उत्तरी चीन के चिन वंश के विरुद्ध युद्ध में सफलता प्राप्त की, तो मंगोल नेताओं के एक क्रुद्ध वर्ग ने दबाव डालकर यह विचार रखा कि समस्त कृषकों को मौत के घाट उतार दिया जाए
और उनकी कृषि भूमि को चारागाह में परिवर्तित कर दिया जाए। परंतु 1270 के दशक के आते आते शुंग वंश की पराजय के उपरांत दक्षिण चीन को मंगोल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। तब चंगेज खान का पोता कुबलई खान, जिसकी मृत्यु 1294 में हुई, कृषकों और नगरों के रक्षक के रूप में उभरा। गजन खान मृत्यु 1304 में, जो अंग्रेज खान के सबसे छोटे पुत्र चंगेज खान के सबसे छोटे पुत्र तुलुई का वंशज था। उसने अपने परिवार के सदस्यों और अन्य सेनापतियों को आगाह कर दिया था कि वे कृषकों को न लूटें। एक बार अपने भाषण के दौरान उसने कहा था कि ऐसा करने से राज्य में अस्थायित्व और समृद्धि नहीं आती। उसके वक्तव्य की स्थानबद्ध ध्वनियाँ चंगेज खान को भी हैरानी में डाल देती थीं। गजन खान का भाषण। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।